भूमेश्वर नामक गांव में याकूब नामक एक टोकरी वाला रहता था। याकूब बचपन से ही अपनी माँ को टोकरी बनाने में मदद करते खुद बनाना सीख गया था। उसकी माँ का बीमारी के कारण देहांत हो जाने के बाद अकेले टोकरी का व्यापार चला रहा था। एक दिन में 25 से 30 टोकरी बनाने का सामर्थ्य बन गया था। हर रोज जंगल में जाकर टोकरी बनाने के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करके उनको दुकान ले जाके अपना काम शुरू करता था। जितने कर सकता था उतने टोकरी बना के बेचता था। आए हुए आमदनी से घर के लिए जरूरी चीजें खरीद कर बचे हुए पैसों को 2 अलग अलग पेटियों में इकट्ठा करता था। ऐसे ही एक दिन जब याकूब अपने दुकान में काम करते व्यस्त था, एक 13 साल का बालक वहां पे आके याकूब से भीख मांग रहा था। भैया 2 रुपए, बस 2 रुपए दीजिए भैया। बच्चे को ऐसे देख याकूब उसको 2 रुपए देता है। अगले दिन हर रोज की तरह जब याकूब अपने ही काम में मग्न था, तो कल जो बालक आया वही बालक वापस आके उसे भीख मांग रहा था। ऐसे उसका रोज आना देख याकूब पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे हर रोज क्यों भीख मांग रहे हो बेटा? मेरा नाम वासु है भैया। ऐसे भीख मांगने से ही मुझे खाना मिलती है भैया। अरे रे, अच्छा ठीक है, हर रोज खाना मिलने के उपाय है मेरे पास, बताओ तुम्हें। वो क्या है भैया? मैं तुम्हें एक टोकरी बनाना सिखाऊंगा, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिन में 3 बारी खाना भी दूंगा। मेरे साथ रहते हुए काम करोगे? माँ बाप के ना होने पर और 3 बारी दिन में बिना भीख मांगे खाना मिलने की खुशी में वासु याकूब के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करता है। और उस दिन से हर रोज वासु भी याकूब के साथ दुकान जाना शुरू करता है। याकूब को टोकरी बनाने में मदद करते हुए काम सीख लेता है। केवल इसी में नहीं, बल्कि याकूब को खाना बनाने में भी मदद करता था। ऐसे ही हर काम में वासु याकूब के लिए एक सहारा बन गया था। एक दिन याकूब और वासु टोकरी को बनाने के चीजें लाने जंगल जाके लौट रहे होते हैं। याकूब अपने सिर पे लकड़ियों को उठाता है और वासु अपने हाथ में बाकी चीजें उठाता है। कच्चा रास्ता होने के कारण उसमें बहुत गड्ढे होते हैं। याकूब अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। याकूब को नीचे गिरे हुए देख वासु परेशानी में मदद के लिए इधर उधर देख के चिल्लाता है। एक रिक्शा मिलने पर उसमें याकूब को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर याकूब की चिकित्सा करने के बाद उसके कमरे में आके कहते हैं, याकूब का बायां हाथ टूट गया है। उसे लगभग 6 महीने आराम की आवश्यकता है और उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उसे सख्ती से आराम कराना चाहिए। याकूब को हॉस्पिटल से लेके आने के दिन से हर रोज वासु उसका बहुत ख्याल रखता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि याकूब जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। बचाई गई सभी पैसे याकूब के अस्पताल के बिल, दवाइयाँ, घर के बिलों पर खर्च किए जाने पर और सारी बचत सिर्फ 2 महीने में खत्म हो जाने पर उन दोनों को पता नहीं चलता है कि आगे क्या करें। मैं वापस काम शुरू कर देता हूँ। हमारे पास खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं। आपकी चिकित्सा को हुए कम से कम 2 महीने भी नहीं हुए पूरे। जब तक आप 6 महीने तक आराम नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे कहकर वासु घर के बाहर आकर सोचता है, हमें याकूब जी के दवाइयों और घर के बिल के लिए पैसे चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? उसी समय पर उसको अपने घर के सामने 4 बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। वो देख वासु, मुझे भी याकूब जी ने भीख मांगने की स्थिति से टोकरी बनाने की स्थिति तक ले आए। उसी तरह मैं इन बच्चों को टोकरी बनाना सिखाऊंगा और इनका मदद करूंगा।
तब इससे हमें पैसे मिलेंगे और हम याकूब जी के लिए दवाइयाँ ले सकेंगे। ऐसे सोचकर वासु उन बच्चों के पास जाता है। ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? बिना भीख मांगे तुम्हें हर रोज खाना मिलने का उपाय मेरे पास है। मेरे साथ आओगे? 3 बारी खाना खाने की आशा में बच्चे वासु का कहना सुनकर आते हैं और टोकरी बनाना सीखने के लिए आते हैं। वासु उनको सिखाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, मगर वो बच्चे श्रद्धा नहीं होने पर सीख नहीं पाते और अंत में उन्हें सिखाने के दौरान वासु खुद कुछ टोकरियां बनाता है और जो पैसे उससे मिलता है उसे बचाता था। ये सब देख के वो बच्चे कोई ना होने के समय पे आके वो पेटी खोल के पैसे लेके वहां से भाग जाते हैं। हर रोज की तरह जब वासु दुकान खोलने आता है तो देखता है कि दुकान पहले से ही खुली हुई है। अंदर किसी के ना होने पर परेशान होता है और अंदर जाता है। पैसों के पेटी थोड़ा खुला होने के कारण वो उसे पूरी तरह से खोलता है और उसे खाली देख के वो घबरा जाता है। फिर वो समझता है कि निश्चित रूप से उन 4 बच्चों ने ही लालच के कारण पैसे चुराए होंगे। वो हर जगह उन्हें खोजता है, सभी गलियों में, लेकिन वे कहीं नहीं मिल रहे थे। इसके साथ वो घर लौटता है, बहुत निराश होते हुए। रोते हुए घर आए वासु को देख, क्या हुआ वासु, क्यों रो रहे हो? गलती हो गई याकूब जी, मुझे माफ कीजिए। क्या हुआ वासु, ये तो बोलो। और वासु याकूब को सब कुछ बताता है। रोना मत वासु, तुमने एक अच्छी सोच से उनकी मदद करने की कोशिश की और पैसों के लालच में वो लोग चोरी करके भाग गए। इसमें गलती उनकी है, तुम्हारी नहीं। अच्छे लोगों को अच्छा ही होता है। ऐसे वासु को याकूब ने समझाया। याकूब के बचत के थोड़े पैसे वासु को देकर टोकरी बनाने की चीजें लाने कहता है। वासु के लाए चीजों से टोकरी बनाने में याकूब से जितना हो सके उतना मदद करता है और वासु को अपना साइकिल देके टोकरियां बेचने बाहर भेजता है। और ऐसे ही दोनों से जितना हो सके उतना काम करके पैसा कमा के खुशी से जीते हैं। इस कहानी का नैतिक है, ये जरूरी नहीं है कि गलत करने वालों से हम अच्छे से ना पेश आए। उनके बर्ताव से उनका स्वभाव पता चलता है और तुम्हारे बर्ताव से तुम्हारा स्वभाव पता चलता है। एक गांव की एक छोटी सी घर में मधुकर नामक एक आदमी रहता था। वो गन्ने की रस बना के बेचता था। मधुकर को बहुत मेहनत करके काम करने की मानसिकता था। एक दिन मधुकर गन्ने की रस बना के बेच रहा था। तब मधुकर, तुम गन्ने की रस बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ मधुकर, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे गन्ने की रस पीते मधुकर की प्रशंसा करते थे लोग। मुझे आलसी ना होके मेरे गन्ने की रस के बारे में सबको पता चलने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट रहने वाली गन्ने की रस बनाना होगा। ऐसे हर रोज वो और स्वादिष्ट गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न करता था। वो दिन प्रतिदिन स्वादिष्ट और ताजा गन्ने की रस बनाने के कारण उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन मधुकर देर रात तक दुकान में ही रह के और नए तरीके से गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न कर रहा था। मुझे कल आज से बेहतर गन्ने का रस बना के बेचना होगा। ऐसे सोचकर दुकान में ही रह के गन्ने का रस बना रहा था। इतने में उस गांव में घूम रही एक देवता उस तरफ से गुजरते हुए प्यासी होने के कारण गन्ने की रस का दुकान को खुला देख सोचती है, लगता है वहाँ कोई गन्ने की रस का दुकान खुला है। कम से कम उससे मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। ऐसे सोच के
देवता एक आदमी की नकल में दुकान को जाती है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास गन्ने का रस मिलेगा? जी भाई साहब, अभी मैं इनको अदरक और नींबू को मिला के बनाए हुए गन्ने की रस देता हूँ। अगर अच्छा है तो वो मुझे बोलेंगे और मैं कल से ही सबको बेच सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो अदरक और नींबू मिला के गन्ने का रस बना के उस आदमी को देता है। वो आदमी रस स्वादिष्ट रहने पर एक और ग्लास मांगता है। अरे वाह, तुम गन्ने का रस बहुत अच्छा बनाते हो। अगर तुम हर रोज इसी वक्त पे अपना दुकान खुला रखते हो तो मैं आकर गन्ने का रस पी के चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे कहकर मधुकर को स्वादिष्ट गन्ने का रस बनाने के लिए एक बैग देकर चला जाता है। मधुकर उस बैग को जब खोल के देखता है तो उसमें सोने को देख खुश होता है। मुझे हर रोज इस समय तक दुकान को खुला रखना होगा, तभी मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे हर दिन वो उस आदमी के आके रस पीने तक दुकान खुला रखता था। वो देवता एक आदमी के नकल में हर रोज आके रस पी के उसे एक सोने का बैग देके चली जाती थी। मधुकर हर सुबह ज्यादा मेहनत करके गन्ने का रस बना के उसे बेच के मिलने के पैसे से ज्यादा उसे शाम में उस आदमी के एक गिलास पीने से कमा रहा था। और इस वजह से वो दिन पूरा मेहनत करने के बजाय सिर्फ शाम में ही दुकान खोलने का फैसला लेता है। मुझे हर रोज सुबह गन्ने का रस बना के बेचने की जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ उस आदमी के आने के समय पर दुकान खोल के स्वादिष्ट गन्ने का रस बना के उन्हें देना है बस। उनके दिए हुए सोने से मैं आराम से जी सकता हूँ। ऐसे सोचकर मधुकर उस आदमी के आने के समय पर ही दुकान खोलता था। ऐसे उनके दिए हुए सोने से खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन मधुकर उसके दोस्त से मिलता है। क्या हुआ मधुकर, आजकल दुकान नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए दुकान नहीं खोल रहा हूँ। मुझे अब से दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर थोड़ी देर शाम में दुकान खोलूंगा तो मुझे दिन पूरा मेहनत करने से भी दुगना पैसा मिलेगा। हर रोज उस आदमी के आने के टाइम पे वो दुकान खोलता था और उसे ताजे गन्ने का रस बना के देता था। ऐसे कुछ दिनों में सुबह दुकान ना खोलने के कारण उसकी आदतें बदल गई थी। मेहनत से काम करने वाला मधुकर अब कोई मेहनत के बिना आराम से रहने लगा। एक दिन मधुकर उसके पास के सारे पैसे गिनते हुए उस आदमी के आने के समय पे दुकान नहीं खोलता है। वो आदमी आके देखता है कि दुकान खुला नहीं है और वहाँ से चले जाता है। गिनती में व्यस्त मधुकर को अचानक याद आता है कि वो दुकान खोलना भूल गया, लेकिन समय तब तक बहुत हो चुका था और वो दुखी होता है कि अब तक वो आदमी चला गया होगा। अरे रे, आज के आने वाले पैसों को खो दिया मैंने। कल मैं उस आदमी के आने के समय से पहले ही दुकान खोल दूंगा। ऐसे सोचकर पैसे कमाने की सोच में मग्न होकर और दुख के कारण वो पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह होने के बाद भी वो सोए बिना सोचते ही रहता है, आज मैं उस आदमी को ताजा गन्ने का रस पिला के ही चैन से सो पाऊंगा। ऐसे सोच के वो सोए बिना बैठे रहता है, मगर शाम को वो अपनी नींद रोक नहीं पाता है। उस आदमी के आने से पहले बहुत समय है ना, इस बीच मैं थोड़ी देर के लिए सो के उठ जाऊंगा। और सो जाता है। ऐसे उस आदमी के आने के समय पे भी सोते ही रहता है। आदमी जब गन्ने का रस पीने दुकान आता है तो दुकान फिर से बंद रहता है। ये दुकानदार न जाने क्यों आजकल अपना दुकान नहीं खोल रहा। कल भी दुकान बंद ही था, कल से यहाँ ना आना ही बेहतर होगा। ऐसे सोच के वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जब तक मधुकर उठता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। हाय भगवान, आज भी मैं दुकान खोल नहीं पाया।
वो आदमी आकर देख के चला भी गया होगा। अगले दिन वो ध्यान से दुकान उस आदमी के आने के समय पे खोलता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वो आदमी लौट के नहीं आया। ऐसे मधुकर कुछ दिन और इंतजार करता है, मगर वो आदमी लौट के नहीं आता है। उस आदमी का लौट के ना आने का वजह मैं ही हूँ। मेरे 2 दिन दुकान ना खोलने के वजह से ही उसने आना बंद कर दिया। मुझे दुगना पैसा मिलने पर मैंने मेहनत करना बंद कर दिया। मेरे पास के पैसे सारे खत्म हो जा रहे हैं। अगर मैं कल से वापस दुकान को हमेशा की तरह सुबह नहीं खोला तो मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन से वो सुबह ही दुकान खोल के गन्ने का रस बना के बेचना शुरू करता है, मगर बीच में कुछ दिन आलसी बनने के कारण काम नहीं कर पाता है। लेकिन खुशी से जीने के लिए अपने आप को बदल के मेहनत से गन्ने का रस बेच के काम करने लगता है। कुछ दिनों में वापस उसे मेहनत की आदत लग जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो आसानी से गन्ने का रस बना के उसे बेच के उसी पैसों से खुशी खुशी जीता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? मेहनत से जीने की जरूरत एक आदत बनना चाहिए, तभी हम अच्छे स्थान में रहेंगे और साहस से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में अभिनय और अरविंद नामक 2 दोस्त रहते थे। अभिनय बहुत लालची था और हमेशा सब कुछ उसके ही इच्छा के अनुसार हो ऐसे सोचता था। अरविंद बहुत अच्छा इंसान था। वो स्थितियों के अनुसार व्यवहार करता था। अभिनय और अरविंद दोनों साथ में प्याज का व्यापार करते थे। जो प्याज वो बेचते थे उनको वो प्याज की खेती करने वाले किसान से कम पैसे देकर ज्यादा मात्रा में खरीद के दाम बढ़ा के बेचते थे। प्याज, ताजा ताजा प्याज ले लो भाई, ले लो, ऐसे जोर से चिल्ला के अभिनय और अरविंद प्याज बेच रहे थे जब एक आदमी प्याज खरीदने उनके दुकान आता है। 1 किलो प्याज कितना है बाबू? 50 रुपए भाई साहब। अरे, प्याज का दाम बढ़ गया क्या? हाँ जी, बढ़ गया। मैं 5 किलो प्याज लूंगा, 40 में दे दोगे? ठीक है, लीजिए। ये क्या बात हुई अरविंद? तुमने 40 रुपए में हाँ कह दिया। तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं बात करता हूँ, रुको। भाई साहब, आप 10 भी किलो ले लेंगे तो भी 40 रुपए के दाम पे प्याज नहीं बेचेंगे हम। हमारा नुकसान होगा। अब आपकी मर्जी। अभिनय के कठोर तरीके से बात करने के कारण वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे अभिनय, हमारे पैसे तो हमें मिल रहे थे ना, तो तुमने उस आदमी से ऐसे क्यों बात किया? अगर एक आदमी को इतने दाम पे बेच दिए तो उसे भी एक के बाद एक हमारे पास इसी दाम से खरीदने आएंगे। हमें खरीदे हुए पैसों से ज्यादा दाम के लिए बेचना होगा, वरना हमारा नुकसान होगा। कल देखना, वही आदमी हमारे पास आएगा इसी दाम से खरीदने। तुम ज्यादा मत सोचो। अभिनय की बातें सुनकर अरविंद कुछ नहीं कहता है और अगले दिन अभिनय के बात के अनुसार वो आदमी लौट के दुकान आता है प्याज खरीदने। ठीक है, तुम्हारे ही दाम पे 5 किलो के प्याज दे दो। और अभिनय प्याज दे के पैसे लेता है। देखा तुमने अरविंद, अगर कल हमने 40 के दाम पे बेचा होता तो 50 रुपयों का नुकसान होता। अभिनय, हमेशा ऐसे जिद्दी होना अच्छा नहीं है। हमें परिस्थितियों के अनुसार चलना होगा, वरना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। है, तुम्हारे कहे के प्रकार करेंगे तो सिर्फ नुकसान मिलेगा। अरविंद अपने दोस्त के खिलाफ ना जाने के इरादे से उसे कुछ नहीं कह पाता है। दुकान में प्याज कम होने के कारण अगले दिन दोनों प्याज खरीदने जाते हैं। अरविंद, इस बार हमने प्याज को ज्यादा दाम पे खरीदा है, इसलिए हमें इनको ज्यादा दाम पे बेचना होगा। ठीक है अभिनय। ऐसे प्याज को ध्यान से बेचने लगते हैं। प्याज को खरीदने के 1 दिन बाद उनका दाम बहुत गिर जाता है और ये बात अरविंद को हर रोज की तरह अखबार पढ़ने के कारण अभिनय से पहले पता चलता है।
मुझे ये बात तुरंत अभिनय को बताना चाहिए, वरना वो सबको दाम बढ़ा के बताएगा और प्याज नहीं बिकेंगे। और ऐसे अभिनय को बताने जाता है। अभिनय, अभिनय, क्या हुआ अरविंद, क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? प्याज का दाम बहुत घट गया। अब तुम दुकान पे आए हुए लोगों को ज्यादा दाम बोल के वापस मत भेजो, बाद में हम ही लोगों को पछताना होगा। क्या तुमने इसीलिए इतने जोर से चिल्लाया? इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिनों में दाम वापस बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, हमें सबसे पहले किसानों के पास जाके सारे प्याज खरीद लेना होगा, ताकि गांव में किसी और के पास बेचने के लिए प्याज ही ना हो। दाम बढ़ने तक हम प्याज को छुपा लेंगे। मगर अभिनय, अगर हम तब तक इंतजार करेंगे तो प्याज खराब हो जाएगा ना, उसके बाद हम ही पछताएंगे और अब जितना पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरविंद, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? मेरे सोच के अनुसार करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस बार के लिए मेरी बात सुनो बस। ठीक है अभिनय, तुम्हारी मर्जी। और अरविंद अपने दोस्त के मनाने पर प्याज ना बेच के ऐसे ही रखता है और इंतजार करता है कि कब दाम बढ़ेंगे। ऐसे बहुत दिनों के बाद अभिनय को पता चलता है कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं और दोनों प्याज बेचने निकलते हैं। दुकान को जाके निधानी से प्याज नीचे लाके 1 किलो को 300 रुपए में बेचना शुरू करते हैं। गांव में कहीं और प्याज न मिलने पर दाम का बढ़ना लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लोगों को प्याज की जरूरत है और कोई चारा ना होने पर वो 1 किलो के 300 रुपए दे के खरीदते हैं। इसके कारण अभिनय और अरविंद के व्यापार में बहुत लाभ होता है। इससे अभिनय का लालच अधिक हो जाता है। वो अरविंद की बात बिल्कुल नहीं सुनता है और इस अभ्यास को नियमित करता है। लाभ के लालच में अभिनय अरविंद के बातों को नजरअंदाज करके गांव के सारे प्याज को खरीद के दाम के बढ़ने का इंतजार करके तब तक प्याज को छुपा के उन्हें बहुत महंगे दाम पे बेचना आदत बना लिया था। ऐसी समय में एक बार प्याज के दाम बढ़ने का इंतजार दिनों से महीनों में बदलना शुरू हो जाता है। प्याज को निधानी पे रखे बहुत दिन हो जाते हैं। अरविंद को दुकान में से बदबू आती है। जब वो जाके निधानी जांचता है तो देखता है कि सारे प्याज सड़ जाते हैं। अरविंद तुरंत अभिनय को बुला के उसे सड़ी हुई प्याज दिखाता है। नुकसान पाकर अभिनय को उसकी गलती का एहसास होता है। उसकी लालच और स्वार्थ के कारण नुकसान होना और अरविंद की बात ना मानना उसे बहुत दुख करता है। अरविंद, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है, मुझे माफ करो। हमेशा तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। कम से कम अब समझो कि परिस्थितियों के अनुसार चलना ही अच्छा है। हाँ अरविंद, हमें पता नहीं कि कब हमारी स्थिति बदलेगी, इसीलिए उनके ही अनुसार चलना भला है। अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो आज हमारा नुकसान नहीं होता। मुझे लालची नहीं होना था, अब आगे ऐसे कभी नहीं होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे सिर्फ इतना काफी है। जो हो गया सो हो गया, अब से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है अरविंद। और तब से दोनों बिना कोई लालच के ध्यान से अपना व्यापार चलाते हैं और खुश रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? सब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार चलाने का जिद करना अच्छा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदलना चाहिए। विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहा नामक 2 अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी के दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे।
इनके लस्सी के तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी। गृहन और वीरेश को भी उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई तो उसने देखा कि वहां वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा गृहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करते हो और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया। उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं, पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है। इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब गृहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनके दुकान जाती है तो गृहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन गृहन को बताया था। गृहन उसकी बातों की विश्वास करता है मगर नजरअंदाज कर देता है और यही कहता है कि शायद उसने गृहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर गृहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों तो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस। पर गृहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश गृहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे गृहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने इसीलिए गृहन उसे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। गृहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें ऐसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा। और ऐसे अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं। वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे गृहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा नगर में अपने रिश्तेदार के घर जाता है। अरे बेटा गृहन, कैसे हो तुम? तुम्हारी पत्नी कैसी है और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है मामा जी। आपके दुकान के अलग प्रकार के लस्सी आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ, 12 प्रकार के लस्सी है। तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा। चलो चलो जाएंगे।
और चाचा जी गृहन को उनके लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहां पे लोगों की भीड़ लगी होती है। टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब गृहन को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहां पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख गृहन भी वहां के कार्मी के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है, गृहन अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद गृहन उसके दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसके दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि गृहन के दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं, और उसके नाम भी लिखवाता है। वहां से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं। इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। गृहन, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है गृहन, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग गृहन के दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और गृहन को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ गृहन को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान गृहन के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो वापस गृहन को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और गृहन बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है गृहन, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, इसे तो वहाँ होना चाहिए ना। ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुंचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूंगा। वीरेश के बातें सुन के लीलावती डर के मारे वहां से चली जाती है और गृहन वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दोस्ती में ये जरूरी नहीं होता है कि कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं, मगर ये जरूरी होता है कि कितनी गहराई से एक दूसरे को पहचानते हैं और भरोसा करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में रमैया और जानकी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे, महेंद्र और महावीर। पिताजी महेंद्र को बहुत पसंद करते थे और उनकी माँ महावीर को बहुत पसंद करती थी। महेंद्र बहुत ही मासूम था, पर महावीर बहुत स्वार्थी था। वो सोचता था कि वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है। रमैया खेती करके अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन रमैया अपने दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद के लाता है। पहले अपने पसंदीदा बड़े बेटे को कपड़े देता है और फिर अपने छोटे बेटे को कपड़े देता है। पर महावीर को अपने बड़े भैया के कपड़े अच्छे लगते हैं। पिताजी, मुझे भैया को दिए हुए कपड़े अच्छे लगे, मुझे वही चाहिए। महेंद्र को अपने छोटे भैया से बहुत प्यार था, इसीलिए वो अपने कपड़े उसको देने का सोचता है। पिताजी, महावीर को मेरे कपड़े अच्छे लगे तो उसी को लेने दीजिए, मैं उसके कपड़े ले लूंगा।
महावीर के पसंदीदा कपड़े मिलने पर वो खुश हुआ। ऐसे ही कुछ सालों में महेंद्र और महावीर दोनों बड़े हो जाते हैं और रमैया को दृष्टि की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाता था और घर पे ही रहता था। मेरी पत्नी को हमारा छोटा बेटा बहुत पसंद है, तो मेरे जाने के बाद वो मेरे नाम की सारी संपत्ति उसके नाम कर देगी। इससे पहले मुझे ही संपत्ति सारा उन दोनों के बीच में बंटवारा करना होगा। महेंद्र, महावीर। जी पिताजी। मैं आज मेरे संपत्ति को तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। जाओ, जाके संपत्ति के कागज लेके आओ। मेरे बड़े भैया को मुझ पे पूरा भरोसा है। कुछ भी करके सारा संपत्ति मुझे अपने नाम करवाना होगा। भैया, आपको कैसी है क्षमा? आप वही पिताजी के पास रहिए, मैं लेके आता हूँ कागज। ठीक है, जो तेरी मर्जी। महावीर अपनी स्वार्थी बुद्धि से अपने भैया के साथ प्यार भरी बातें करके चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम करवा के लेके जाता है। पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके संपत्ति को बराबरी से हम दोनों में बंटवाया है। ये महावीर तो मतलबी इंसान है। प्यार का नाटक करके सारी संपत्ति उसके नाम करवा लिया होगा, पर ये महेंद्र को अपने भाई पे पूरा भरोसा है। महेंद्र, जरा अपने भाई के लाए हुए कागजों पे जो लिखा है वो पढ़ के सुनाना बेटा। पिताजी, जैसे अपने चाहा महावीर ने वैसे ही किया। अब वापस पढ़ के सुनाने की क्या जरूरत है? मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। ऐसे कह के रमैया संपत्ति के कागजों पे बिना कुछ सोचे अपना हस्ताक्षर कर देता है। महावीर बड़े खुशी से कागजों को ले लेता है। हा हा हा, अब इस पूरी संपत्ति का मालिक मैं हूँ। क्या कह रहे हो तुम महावीर? भैया, मुझ पे पूरा विश्वास करके सारी संपत्ति के कागजों पे पिताजी के कहने पर भी बिना पढ़े उनके हस्ताक्षर करवा के सारी संपत्ति मेरे नाम करवा दिया आपने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि संपत्ति के लिए तुम ऐसे धोखा दोगे। रमैया को अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। बुरा मत मानिए पिताजी, मुझे तुम दोनों संपत्ति से बहुत बढ़कर हो। महावीर संपत्ति के कागज लेके अपने माँ को बिन बताए वहां से चला जाता है। बड़े प्यार और लाड़ से बड़ा किया था उसको मैंने, और मुझे एक भी बात ना बता के वो संपत्ति लेके चला गया यहाँ से। ऐसे सोचकर जानकी अपने आप में बहुत दुखी थी। संपत्ति के ना होने पे महेंद्र अकेले मेहनत करके पैसे कमा के अपने माता पिता की देखभाल करते खुश रहता था। महावीर अपने पिताजी के दिए हुए संपत्ति से व्यापार शुरू करके उस संपत्ति को दुगना करने की सोच में पड़ जाता है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए कौन सा व्यापार शुरू करना चाहिए, इस सोच में पड़ जाता है। हाँ ठीक, चावल व्यापार शुरू करूंगा मैं। चावल की जरूरत तो सबको है। ये सोचकर वो चावल की थैलियों को खरीदने जाता है। एक चावल के थैली कितने का है? इस चावल का थैली का दाम आने वाले साल में 2 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन कम तो नहीं होगा। अगर इसके पास मैं सारे चावल के थैली खरीद के अगले साल बेचूंगा तो मेरा संपत्ति दुगना हो जाएगा। अरे भाई साहब, कुछ बोले बिना क्या सोच रहे हो आप? क्या सच में चावल के थैली का दाम अगले साल 2 गुना बढ़ जाएगा? हाँ भाई साहब, सच में इस किस्म का चावल आपको बाजार में आसानी से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मुझे आपके दुकान के सारे चावल के थैली बेच दीजिए। ऐसे कहकर महावीर उन सारी थैलियों को खरीद के एक दुकान भी खरीद के उसमें रख देता है। अगले साल
आकर उन थैलियों को बेचकर अपना संपत्ति दुगना करने की सोचता है। जैसे उस दुकानदार ने कहा था, वैसे ही थैलियों का दाम 2 गुना बढ़ जाता है और उस दुकान में सहायकों को भी काम पे लगा देता है महावीर। महावीर के दुकान के अलावा कहीं और उस तरह का चावल आसानी से ना मिल पाने के वजह से बहुत लोग वहां से खरीदते थे। मगर चावल के थैलियों को ठीक तरह से नहीं रख पाने के वजह से चावल का गुणवत्ता गिर जाता है और अक्सर चावल खराब भी हो जाता था और खरीदार सारे थैलियों को वापस दुकान लेके आते थे। इतना महंगा चावल का थैली खरीद रहे हैं और उसमें कीड़े भरे हैं, ये क्या है जी? आप अपना थैली ले लो और मुझे मेरा पैसे लौटा दो। हाँ, हमारे भी थैलियां ले लो और हमको हमारे पैसे लौटा दो। सारे खरीदार के चिल्लाने पे महावीर डर जाता है और थैलियां लेकर उनको उनके पैसे लौटा देता है। सोचता है कि बाकी के थैलियां तो बिकेंगे, पर देखने पर पता चलता है कि वो भी वैसे ही हैं। ये देख महावीर दुखी होता है। ये सब मेरे स्वार्थ के वजह से हुआ है। अगर तभी मैं इन थैलियों को बेच देता तो ये स्थिति नहीं आती। कम से कम मेरा ये तकलीफ बांटने के लिए भी कोई नहीं है। माँ, पिताजी और भैया को धोखा